गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पवन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ऊर्जा में। अभी तक के टॉपिक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गए होंगे। चलिए आज के टॉपिक की बात की जाए तो आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता की बात की जाए तो रेडियो एक्टिवता की जो खोज है वो किसने करी है? रेडियो एक्टिवता की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है हेनरी बैकुरल। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकुरल ने की है। कब करी है? सन 1896 यानी कि 1896 में हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की है। हेनरी बैकुरल ने यह बताया कि प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, स्वतः ही विघटित होते रहते हैं। विघटित होने का मतलब विखंडित होते रहते हैं या टूटते रहते हैं या क्षय होते रहते हैं। तो स्वतः ही विघटित होते रहते हैं और विघटन के साथ साथ ये क्या करते हैं, अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते हैं। अदृश्य किरणों से मतलब वो किरणें जो हमें दिखाई नहीं देती। ये किरणें कौन कौन सी थी? अल्फा, बीटा और गामा किरणें। चाहे तो इनके नाम भी लिख लें आप। ये अल्फा, बीटा और गामा किरणें, ठीक है। तो है क्या ये? जैसे रेडिएशन होता है ना, वही रेडिएशन को ही कहा जाता है अल्फा, बीटा और गामा किरणें। साथ के साथ ये विखंडित होने के साथ साथ फाइनली ये पूर्ण रूप से विखंडित होने के बाद अंतिम रूप से ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये अंतिम रूप से लेड, सीसा या इसको पीबी से भी डिनोट कर सकते हैं। पीबी मतलब प्लम्बर। फाइनली अंतिम रूप से विघटन के पश्चात किसमें बदल जाते हैं? लेड, सीसा या पीबी में बदल जाते हैं। आपको पहले भी एक पहली क्लास में मैंने बताया था एक क्वेश्चन की प्रकृति का सबसे भारी तत्व या समस्थानिक कौन सा है? लेड 207 का परमाणु सबसे ज्यादा भारी होता है ना। चलिए, केवल हेनरी बैकुरल ने यह बताया था कि ऐसा कुछ होता है कि अदृश्य किरणें होती हैं और फाइनली अंतिम रूप से पदार्थ किस में बदल जाता है? लेड या सीसे में। लेकिन इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज नहीं की थी। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की बात की जाए तो प्रकृति में खोजा गया पहला रेडियो एक्टिव तत्व वो कौन सा है? वो है आपके रेडियम। और कब खोजा गया ये रेडियम तत्व? सन 1911 में खोजा गया। क्या हुआ था? क्यूरी दंपत्ति यानी कि मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पियर ए क्यूरी ने साथ में मिलकर पहला रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम की खोज की थी। और जो कौन से अयस्क से खोजा गया था, उस अयस्क का नाम क्या है? पिंच ब्लेड नामक अयस्क से पिंच ब्लेड नामक अयस्क से रेडियम तत्व की खोज की थी। तो प्रकृति में खोजा गया पहला रेडियो एक्टिव पदार्थ या तत्व वो कौन सा था? रेडियम, ठीक है। और मैडम क्यूरी ने साथ के साथ एक और तत्व की खोज की थी जिनका नाम क्या है? पोलोनियम। तो पोलोनियम धातु है, ये भी कौन सी है? रेडियो एक्टिव धातु है, ठीक है। और जब इन्होंने पहला रेडियो एक्टिव पदार्थ खोजा था तो इसी के साथ ही इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पूरी दुनिया में क्यूरी फैमिली एकमात्र ऐसी फैमिली है जो पूरे फैमिली को ही क्या है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैडम क्यूरी, इनके हस्बैंड पियर ए क्यूरी और इनकी बेटी को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ के साथ जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, कभी आपसे रेडियो एक्टिव पदार्थ की इकाई या रेडियो एक्टिवता की इकाई के बारे में पूछा जाए कि रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है, इकाई बोल दीजिए या फिर आप क्या बोल सकते हैं? यूनिट। तो वो क्या होती है? इन्हीं के सरनेम के नाम पे क्यूरी। तो रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? क्यूरी। चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।
बात की थी हमने अदृश्य किरणों की, तो अल्फा, बीटा और गामा 3 किरणें होती हैं। ये तीनों किरणों की बात की जाए तो आप ऐसे लिख लें, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण। कुछ पॉइंट देखेंगे हम, जैसे बात की जाए आवेश की, आवेश का मतलब चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव वट जो भी हो। तो अल्फा किरण की बात की जाए तो अल्फा पर कैसा आवेश होता है, अल्फा पर हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है, या अल्फा किरणें कैसी होती है आपके पॉजिटिव यानी कि धन आवेशित होती हैं। बीटा किरणों की बात की जाए तो बीटा किरणों पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव यानी कि ऋण आवेशित होती है। गामा किरणों की बात की जाए तो ये कैसी होती है, ये किरणें उदासीन प्रवृत्ति की होती हैं, या इन किरणों को विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोल सकते हैं। इन किरणों को क्या बोल सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट बात की जाए इनके वेग की, अगर वेग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो वेग है वो किसका होता है, गामा किरण का वेग सबसे ज्यादा होगा। कितना होता है, लगभग प्रकाश के बराबर, लगभग प्रकाश के बराबर। और प्रकाश का वेग कितना होता है आप सब जानते होंगे, 3 × 10⁸ यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। गामा का वेग सबसे ज्यादा। बीटा का वेग क्या बोल सकते हैं, या तो गामा से कम ले लें या अल्फा से ज्यादा। एक तो हुई ये लैंग्वेज। अगर प्रकाश के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसका प्रकाश के वेग का कितना हो जाता है, प्रकाश का 9/10 गुना। प्रकाश का 9/10 गुना। और अल्फा की बात कर रहे हैं तो बात कितना हो जाएगा, प्रकाश का 1/10 गुना। इनके द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास। अल्फा किरण का द्रव्यमान सबसे अधिक या सर्वाधिक, और ये सर्वाधिक अगर डिजिट में बात की जाए पूछ ले तो कितना होता है डिजिट में, 6.4 × 10⁻31 kg। ये अल्फा किरण का मास यानी कि द्रव्यमान है। बीटा किरण की बात की जाए तो अल्फा से कम, और डिजिट में बात की जाए तो 1.6 × 10⁻31 kg। गामा किरण की बात की जाए तो सबसे कम, या आप यूं कह सकते हैं कि नगण्य। ठीक है। नेक्स्ट भेदन क्षमता की बात की जाए तो भेदन क्षमता किसकी ज्यादा होगी, भेदन क्षमता को आप लेंगे वेग से तुलना कराएंगे। कहने का मतलब जिस वस्तु की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो सामने वाली वस्तु को उतनी तेजी से भेद सकती है या तोड़ सकती है या ब्रेक कर सकती है। तो तीनों किरणों में सबसे ज्यादा वेग किसका, गामा का। तो तीनों किरणों में जो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होगी, गामा किरण की, यानी कि सर्वाधिक या सबसे अधिक। तीनों किरणों में सबसे कम वेग किसका, अल्फा किरण का। तो सबसे कम भेदन क्षमता भी किसकी होगी, अल्फा किरण की। और बीटा की बात की जाए तो या तो आप बोले अल्फा से अधिक, या क्या बोल सकते हैं गामा से कम। तो क्या बोलेंगे अपन, अल्फा से अधिक। नेक्स्ट, या इसको मध्यम भी बोल सकते हैं, है ना, तीनों किरणों की अगर अपन बात की जाए डिफरेंस की। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोले या फिर आप बोल सकते हैं क्या, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो गतिज ऊर्जा है ये लीजिए, हिंदी में लिख देते हैं इसको, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होगी, जिसका द्रव्यमान तीनों किरणों में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है, अल्फा का।
तो सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा भी किसकी होगी, अल्फा की। और यहाँ पर मीडियम यानी कि अल्फा से तो कम ही होगी, और यहाँ पर सबसे कम। नेक्स्ट, आयनन क्षमता की बात की जाए तो आयनन क्षमता है वो आयनन क्षमता भी किससे आएगी, आपके द्रव्यमान से तुलना कराएंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका, अल्फा का, तो सबसे ज़्यादा जो आयनन क्षमता होगी वो भी किसकी मिलेगी आपको, अल्फा किरण की। बीटा की बात की जाए तो अल्फा से कम या मध्यम, और इधर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, गामा के लिए सबसे कम। तो आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा के लिए पूछ लेगा प्रकाश के वेग का कितना गुना हो जाएगा, या इसका वेग तीनों में सबसे ज़्यादा वेग किसका है, या आपसे द्रव्यमान पूछ ले, या काइनेटिक एनर्जी पूछ ले। ठीक है, तो ये बात आप समझ में होंगे। चलिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।